श्लोक ने गाड़ी रोकी। स्तुति एकदम से होश में आई और श्लोक बोला, यहाँ से आगे खुद चली जाओ। मैं जाऊंगा तो फिर से प्रॉब्लम होगी तुम्हें। और हाँ, तुम्हारी स्कूटी की सर्विस होकर वो घर पहुंच जाएगी कल शाम तक। घर पर कह देना कि टायर पंचर हो गया था, इसलिए ऑटो से आई हो। स्तुति ने हाँ में गर्दन हिलाई। स्तुति ने उसकी बात पर सहमति जताई और गाड़ी से निकल गई। फिर विंडो से झांकते हुए धीरे से बोली, थैंक यू। श्लोक गाड़ी से बाहर आया और साथ में कुछ पैकेट्स भी थे उसके पास। वो स्तुति को थमाते हुए बोला, अपना यह सामान तो ले जाओ। स्तुति हैरानी से उसे देखने लगी कि वो तो लगभग भूल चुकी थी उसने ये सब लिया था मॉल से। वो सामान लिए हुए बोली, थैंक्स अगेन। श्लोक कुछ नहीं बोला तो वो वापस जाने लगी। श्लोक उसे जाते हुए देखने लगा। स्तुति ने कुछ कदम आगे जाकर मुड़कर श्लोक की तरफ देखा, जो कि पहले से ही उसे देख रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर चली गई। श्लोक वहां तब तक खड़ा रहा जब तक कि स्तुति उस मोड़ तक नहीं पहुंच गई जहां से उसका घर का रास्ता था। जैसे ही वो मुड़ी, श्लोक ने अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अपने ऑफिस स्पाई वाले में लगाया और बोला, सुनो, अपनी गाड़ी लेकर अभी के अभी शहर के बाहर जो मॉल है, वो सड़क पर दो लोग बेहोश पड़े हैं। उन्हें उठाकर ले चलो और फिर मुझे रिपोर्ट करो। मैं रात में वहाँ आता हूँ आज। जी बॉस, उधर से आवाज आई और श्लोक फोन काट कर गाड़ी में बैठा और गाड़ी चला दी। इधर मोक्ष को बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसने झट से ऑफिस बैठे हुए स्तुति को फोन लगा दिया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। उसने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन नहीं लगा, तो उसे और टेंशन होने लगी। तो उसने बंदा के फ़ोन पर कॉल किया। बंदा फ़ोन उठाकर मस्ती करते हुए बोली, हाँ जी मेरे प्यारे जीजू, क्या हुआ? दिल नहीं लग रहा क्या मेरी दीदू के बिना? अरे अभी तो एक दिन ही हुआ है और आपका यह हाल है। जरा सब्र करो जी, वो एक ही सांस में बोले जा रही थी। मोक्ष बोला, एक मिनट साली साहिबा, आप मेरी बात सुनेंगी? जी जी बिल्कुल जीजू, आप बोलिए ना, मैंने आपको कहाँ रोका है भला। अच्छा तो सुनो, स्तुति से बात करवा दो मेरी। उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, इसलिए तुम्हारे फ़ोन पर किया है। वंदना झट से बोली, लेकिन मैं इस वक्त आपकी बात नहीं करवा सकती जीजू। लेकिन क्यों? मोक्ष हैरानी से बोला तो वंदना बोली, क्योंकि वो इस वक्त घर पर नहीं है। घर पर नहीं है मतलब? मोक्ष अपनी चेयर से उठते हुए बोला। तो वंदना बोली, वो एक्चुअली जीजू शॉपिंग करने गई हैं, अभी तक आई नहीं है। आएंगी तो बात करवा दूंगी आपकी। फ़ोन की बैटरी लो हो गई होगी इसलिए बंद हो गया होगा। वैसे भी वो आने ही वाली होंगी। मोक्ष अपने माथे पर 2 उंगलियों से सहलाते हुए टेंशन में बोला, हाउ, आप लोगों ने उसे अकेले शॉपिंग के लिए कैसे भेज दिया? सीरियसली, सब कुछ समझते हुए भी? बंदा बोली, जीजू मैं आपकी टेंशन समझती हूँ, लेकिन असल में हुआ ये कि फिर उसने सब कुछ मोक्ष को बताया और फिर बोली, अब आप ही बताइए क्या करते हैं हम लोग। पापा ने उन्हें परमिशन दी क्योंकि वो नहीं चाहते कि दी अपने दिल पर यह सब छोटी छोटी बातें लगाएं, क्योंकि इससे वो डिप्रेशन में भी जा सकती हैं। हमें भी उनकी फिक्र है, लेकिन हम उन्हें तकलीफ भी नहीं पहुंचाना चाहते हैं। आप समझ रहे हो ना? मोक्ष अपनी आंखें बंद करते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, समझ रहा हूँ मैं बंधु, लेकिन कम से कम उसे भेजने से पहले आप लोग मुझे तो बता देते। भले ही वो किसी को साथ नहीं ले जाना चाहती, लेकिन हम चुपके से उसके पीछे किसी को भेज तो देते ना, सिक्योरिटी के लिए। वरना अपने निचले होठों को दांतों तले दबाते हुए अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, ओ तेरी, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया जीजू। सो सॉरी। एक्चुअली सब लोग इतने ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं कि ना कि किसी का दिमाग काम ही नहीं करता कि अभी क्या करें। मोक्ष बोला, इट्स ओके, अब जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो तो तुम बस मुझे इन्फॉर्म करना, बाकी मैं संभाल लूँगा। वैसे भी मैं अब ये झंझट ही ख़त्म कर दूँगा। मैं जल्द से जल्द शादी कर लूँगा स्तुति से, फिर मुझे यूँ परेशान नहीं होना पड़ेगा और ना ही किसी और को। वंदना बोली, सही कहा आपने जीजू, आप जल्दी से शादी कर लो अब दीदू से, ताकि सब टेंशन फ्री हो जाएं। तभी वो सीढ़ियाँ उतरते हुए आई और देखा कि सामने से स्तुति आ रही है, हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स के साथ। वंदना उसे देखते ही मोक्ष से बोली, लीजिए, आ गई दीदू, साथ में ढेर सारी शॉपिंग कर गए। स्तुति घर पहुंच गई है, यह सुनकर मोक्ष रिलैक्स हो गया और अपनी चेयर पर वापस बैठ गया। वरना तब से वो खड़ा ही था जब से स्तुति के अकेले बाहर जाने की बात सुनी थी उसने। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, पहले उसे पानी वानी पिलाओ और थोड़ा रेस्ट करने दो, मैं बाद में उससे बात करता हूँ।
ठीक है जीजू, कहते हुए बन्ना ने भी फोन काट दिया और भागते हुए स्तुति के पास आई और उसे बैग्स पकड़ते हुए बोली, आ गई आप दीदू, आपका फोन क्यों बंद था? सबको टेंशन हो रही थी। इतना कहते उसने टेबल पर बैग्स रखे और मुड़कर स्तुति की तरफ देखा, लेकिन स्तुति अपने ध्यान में ही थी। उसने शायद बन्ना की बात सुनी नहीं थी, क्योंकि उसका ध्यान अभी भी श्लोक में ही था। उसके साथ बिताए हुए लम्हे उसकी आंखों के आगे से जा ही नहीं रहे थे। पहले तो गौतम की बदतमीजी, और फिर श्लोक का यूं आ जाना, और फिर यूं उसके सामने घुटनों पर बैठ जाना, और अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच उसे बिना सोचे समझे बता देना, अपना दिल खोल देना उसके सामने, और बार बार यह कहना कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ये सब एक साथ उसके दिमाग में घूम रहा था, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटका हुआ था, और वो बन्ना की बात सुनकर भी कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। बन्ना ने जब ये देखा तो वो उसके पास आई और उसे कंधे से पकड़कर सोफे तक ले गई, जिससे स्तुति एकदम होश में आई और बन्ना की तरफ देखने लगी। बन्ना बोली, क्या हुआ दीदू, कहाँ खोई हुई हो आप? कब से आवाज लगा रही हूँ, लेकिन आप सुन ही नहीं रही हो। स्तुति खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, कुछ नहीं, वो बस ये सोच रही थी कि आज टोटल कितने पैसे खर्च किए हैं मैंने, बस वही हिसाब लगा रही थी। बन्ना बोली, अच्छा तो आप पहले ही गिनने लगी कि आपने हमारे लिए कितने पैसे खर्च किए हैं? स्तुति उसके सर पर प्यार से एक चपत लगाते हुए बोली, अरे बुद्धू, मैं वो नहीं कह रही हूँ। असल में आश्रम के बच्चों को मैं आज ही दे आई हूँ सामान जो तुम्हारे बर्थडे के लिए खरीदा था, और मैं हिसाब लगा रही थी कि पिछले साल और इस साल में कितना डिफरेंस है, क्योंकि मैं हर साल अमाउंट बढ़ाती हूँ अपने बजट का, इसलिए। आई समझ? बन्ना एक हाथ से अपना एक कान पकड़ते हुए बोली, सो सॉरी दीदू, मैं तो बस मजाक कर रही थी। बहुत बुद्धू हूँ ना मैं? हाँ, बहुत ज्यादा बुद्धू हो, लेकिन इस बुद्धू में मेरी जान बसती है। इतना कहकर स्तुति ने उसके माथे पर किस कर दिया, और फिर बदले में बन्ना ने भी उसके गाल पर एक किस कर दिया और बोली, आई लव यू माई बर्ड बेस्ट दीदू। स्तुति उसके गाल खींचते हुए बोली, नौटंकी कहीं की, बाय द वे आई लव यू टू। फिर दोनों हंसने लगी तो रूम से उनके मम्मी और पापा बाहर आए, और दोनों को यूं देखकर वो भी मुस्कुराने लगे, और खासकर स्तुति को। उसकी मम्मी बोली, देखिए तो आज कितने दिनों बाद अपनी स्तुति की ये मुस्कुराहट देख रहे हैं। पापा भी बोले, हाँ तो कहा था ना मैंने कि उसे थोड़ा खुलकर सांस लेने देंगे तो ही फर्क पड़ेगा ना। हाँ जी, आपने सही कहा था, लेकिन एक माँ के दिल से सोचेंगे तो मेरी चिंता भी आपको जायज लगेगी। हाँ भाई, मैंने कब कहा कुछ? जानता हूँ कि तुम अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती हो, लेकिन भगवान जी हैं ना हमारे बच्चों के साथ, तो वो ख्याल रखेंगे हमेशा उनका, हमसे भी ज्यादा। इसलिए अब चिंता कम कर दो और चलकर देखते हैं कि तुम्हारी बेटी क्या लाई है हमारे लिए। फिर दोनों उनके पास गए और पूछने लगे कि क्या लाई है स्तुति उनके लिए। फिर स्तुति ने उनको सबके लिए लाया हुआ सामान दिया, जिसमें बन्ना के लिए एक मेकअप वैनिटी थी, क्योंकि बन्ना जी को बहुत पसंद था मेकअप करना, और इतना सारा सामान देखकर तो खुशी के मारे उछलने ही लगी थी। फिर उसने पापा को एक शर्ट दिया, जिसे देखकर वो भी बहुत खुश हुए, और मम्मी के लिए उसने कंगन लिए थे। सब लोग बहुत खुश हुए उनकी चीजें देखकर। तभी स्तुति के पापा ने पूछा कि अपने लिए और मोक्ष के लिए क्या लाई हो, तो स्तुति ने अपने लिए कुछ लिया ही नहीं था, और बहाना बना दिया कि उसे किसी चीज की अभी जरूरत नहीं है, जब होगी तो ले लेगी वो। और मैं उसके लिए एक घड़ी ली थी उसने, वो दिखाने लगी। पापा ने कहा, अब अपने हाथ से उसे पहना देना, बहुत खुश होगा वो। जी पापा, स्तुति मुस्कुराकर बोली, और फिर पर्स में से पैसे निकालकर पापा को देने लगी। तो वो हैरानी से बोले कि उसने पैसे खर्च नहीं किए, तो ये सब कैसे लाई? तो वो बोली, पापा मेरे पास कुछ सेविंग्स पड़ी थी, मेरी आज वो काम आ गई, और आप ये सब पैसे संभाल कर रखिए, आपको ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी। मुझे पता है कि कैफ़े इस वक्त सही नहीं चल रहा है, और आप ये बात मुझे बताने से रहे, लेकिन मुझे पता चल जाता है, इसलिए अब कोई फालतू खर्चा नहीं करेंगे आप। मैंने जानबूझकर आपसे पैसे मांगे थे ताकि आप मुझे सच बता दो, लेकिन आप ठहरे मेरे पापा, बताने से रहे, इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ा। और हाँ, मेरे अकाउंट में अभी भी कुछ पैसे पड़े हैं, कल आपको निकाल कर दूंगी। और हाँ, कल से मैं भी कैफ़े आऊंगी, और हमारे कैफ़े को फिर से टॉप पर लेकर जाएंगे हम। उसके पापा की आंखें भर आई थी स्तुति की निस्वार्थ भावना देखकर। उन्होंने स्तुति के माथे को चूमा और बोले, मुझे सच में गर्व है अपनी बच्ची पर। सब लोग थोड़े इमोशनल हो गए थे
ये देखकर। फिर थोड़ी देर बाद सबने खाना खाया और अपने अपने रूम में चले गए। स्तुति अपने रूम में बैठी थी और एक हाथ में मोक्ष के लिए लाई हुई घड़ी और एक हाथ में महादेव की प्रतिमा वाला एक लॉकेट था। वो कभी उस घड़ी को देखती और कभी उस लॉकेट को। फिर उसने घड़ी को बॉक्स में रख दिया और हाथ में, लेकिन अभी भी वो लॉकेट था। वो उसे देखते हुए बोली, घड़ी तो मैंने पहले ही सोचा था कि मोक्ष के लिए लूंगी, लेकिन ये लॉकेट मैंने क्यों खरीदा ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सोचा ही नहीं इसे लेने के बारे में, लेकिन फिर क्यों खरीदा इसे। वो खुद से सवाल कर रही थी या खुद को उस बात से बचाने के लिए ऐसा बोल रही थी जो उसके मन में ये लॉकेट खरीदते समय आई थी। अब ये तो वही जानती है, लेकिन ये लॉकेट उसने बड़े मन से लिया था, ये तो पक्का था। वो कुछ देर बाद जब उस लॉकेट को ड्रॉर में रखने गई तो उसे अपने सामने मिरर में अपनी छवि हंसती हुई नजर आई। तो वो हैरानी से उसे देखने लगी और उसकी छवि और जोर से हंसने लगी। वो गुस्से के मारे बोली, क्या है, क्यों हंस रही हो ऐसे पागलों की तरह। वो छवि हंसते हुए बोली, पागल मैं नहीं, पागल तुम बना रही हो, वो भी अपने आप को। क्या बकवास कर रही हो। बकवास नहीं, सच है ये। यकीन नहीं आता तो अपनी आंखें बंद करके देख लो। ये लॉकेट जिसके लिए लाई हो उसकी तस्वीर दिख जाएगी तुम्हें। स्तुति ने पहले गुस्से के मारे आंखें छोटी की, लेकिन फिर उसकी बात मानकर आंखें बंद कर ली। लेकिन उससे ज्यादा तेजी से उसने आंखें खोल ली, वो भी ज्यादा बड़ी करके। और हैरान लग रही थी वो एकदम। तभी आईने से उसकी छवि फिर से बोली, क्यों, दिख गया ना चेहरा। अब कहो, अभी भी अपने आप से और इस सच्चाई से भागोगी। क्या अभी भी हिम्मत नहीं है तुम में इस सच्चाई को स्वीकार करने की कि तुम ना चाहते हुए भी इस लोग से प्यार करने लगी हो, ना चाहते हुए भी उसके साथ उस रिश्ते में जुड़ चुकी हो जिसे मोहब्बत कहते हैं। तुम्हें प्यार हो गया है इस लोग से, चाहने लगी हो तुम भी उसे। बताओ, सही कहा ना मैंने, बताओ। उसकी बात सुनकर स्तुति जोर से बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा मेरे मन में उसके लिए। मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती। आई बात समझ में। अब अपनी बकवास बंद करो। उसकी छवि मुस्कुराते हुए बोली, फिर से बेवकूफ़ बना रही हो, लेकिन खुद को सबसे ज़्यादा बना रही हो। अपने आप से भाग रही हो, ये जानते हुए भी कि क्या है तुम्हारे दिल में उसके लिए। मानो या ना मानो, सच्चाई यही है कि तुम प्यार करती हो इस लोग से, और अभी तुम्हें उसी का चेहरा देखा था। क्योंकि हमें वही इंसान बंद आंखों से दिखाई देता है जो हर पल हमारे दिलो दिमाग में चलता रहता है। और तुम्हारे दिलो दिमाग में सिर्फ इस लोक चलता रहता है। सच्चाई से भागने से वो झूठ नहीं हो जाती। तुम शादी तो मोक्ष से करना चाहती हो क्योंकि तुम उसके साथ कमिटेड हो, लेकिन प्यार तुम सिर्फ श्लोक से करती हो। इसलिए आज तक इतने टाइम से साथ होने के बावजूद भी तुम मोक्ष के साथ कभी वो एहसास महसूस नहीं कर सकी जो कि श्लोक के साथ चंद पलों में करती हो, क्योंकि दिल से रिश्ता जुड़ चुका है तुम्हारा उससे। उसकी बातें सुनकर स्तुति का सर फटने को आ रहा था, क्योंकि वो सच्चाई का सामना शायद सच से नहीं करना चाहती थी। इसलिए बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसने साइड से छोटा सा पॉट उठाकर आईने पर जोर से मार डाला, उसे शांत करने के लिए। उसी के साथ शीशा चकनाचूर हो गया और स्तुति बेड पर एक झटके से बैठ गई, क्योंकि अब शांति पसर चुकी थी कमरे में। वो आवाज़ शांत हो चुकी थी जिससे वो भागना चाहती थी, और वो आवाज़ उसके अपने दिल की थी। वो बेड पर बैठ गई और सामने बिखरे शीशे के टुकड़ों को देखने लगी, जिसमें अब उसकी छवि टूटे हुए हर टुकड़े में नजर आ रही थी। तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और बंदा अंदर आई, और स्तुति को इस तरह से देखकर और जमीन पर कांच बिखरा हुआ देखकर वो डर गई और भागते हुए अंदर आई और स्तुति के पास आकर बोली, दीदू क्या हुआ है, यह शीशा कैसे टूटा, और आपको कहीं लगी तो नहीं ना, आप ठीक हो ना दीदू। स्तुति ने एक नज़र उसकी तरफ खाली आंखों से देखा और फिर से वही देखने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। बंदा उसके चेहरे को हाथों में लेकर बोली, दीदू क्या हुआ है, आप कुछ बोलो ना, मुझे डर लग रहा है। आप ठीक हो ना, क्या हुआ है, ऐसी क्यों बैठी हो आप, बताओ ना। स्तुति झटके से उसके गले लग गई और रोने लगी। बंदा उसकी पीठ सहलाने लगी और बोली, दीदू आप ऐसे रो क्यों रही हो, क्या हुआ है। स्तुति रोते हुए बोली, बंधु क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, बताना मुझे। नहीं तो, आप कुछ भी गलत नहीं कर रही हैं दीदू। किसने कहा कि आप गलत हैं, बताइए मुझे, अभी उसका मुंह तोड़ दूं मैं। स्तुति उससे अलग हुई और बोली, एक बात बता। हाँ पूछिए ना, वो स्तुति के आंसू पोंछते हुए बोली। तो स्तुति बोली,
जब बात दिल और दिमाग में से किसी एक को चुनने की आए तो हमें किसे चुनना चाहिए? बंदना झट से बोली, यह भी कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली दिल को चुनना चाहिए। क्यों? स्तुति बोली, क्योंकि दिमाग हमें किसी न किसी जगह धोखा दे सकता है, लेकिन दिल हमें कभी भी धोखा नहीं देता है। उसका फैसला हमेशा सही होता है। पहले हमें चाहे लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं दिल की बात सुनकर, लेकिन कभी अंत में पछतावा नहीं होता हमें। जबकि दिमाग की सुनने पर हमें पहले एहसास नहीं होता, लेकिन लास्ट में हमें हमेशा अफसोस रहता है कि हमने दिल की बात क्यों नहीं सुनी। इसलिए मेरे हिसाब से दिल की सुननी चाहिए। वो जज्बाती हो सकता है लेकिन गलत नहीं। लेकिन दिमाग गलत हो सकता है लेकिन उसमें जज्बात नहीं होते, और जज्बातों के बिना तो कोई जानवर भी जिंदा नहीं रह सकता। तो हम तो फिर इंसान हैं, पूरी तरह से जज्बातों के बने हुए हैं। और जब हम दिमाग की सुनने लगते हैं ना, तब हम इंसान ना होकर रोबोट बन जाते हैं। दिमाग से व्यापार चलाया जा सकता है दीदू, जिंदगी नहीं। स्तुति उसकी बातों को गौर से सुन रही थी, क्योंकि उसके हर शब्द के साथ वो खुद को श्लोक की तरफ और भी ज्यादा झुकता हुआ महसूस कर रही थी, और साथ ही हैरान भी थी कि उसकी बहन इतनी बड़ी बातें कैसे कर रही है। स्तुति ने खुद की बात को भुलाकर उसे गले से लगा लिया और बोली, अरे वाह, मेरी छोटी सी बंधु इतनी बड़ी कब हो गई कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी? बंदा मुस्कुराते हुए बोली, बस अपनी दीदू से ही सीखा है सब कुछ। भाई तबे, आप ऐसी बातें आज क्यों कर रही हो दीदू? कुछ हुआ है क्या? आप बहुत परेशान लग रही हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ ना। आप मुझे अपनी बहन कम और दोस्त ज़्यादा मानते हो, आपने ही कहा था ना। फिर आप अपनी कोई भी परेशानी मुझसे शेयर क्यों नहीं करती? अरे मेरी माँ, कोई परेशानी नहीं है मुझे, बस यूं ही एक सवाल आया मन में तो पूछ लिया बस। स्तुति खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को इस बारे में कुछ पता चले, इसलिए वो बात को पलटने की कोशिश करने लगी। बन्ना भी उसके एक्सप्रेशन को देखकर मुस्कुराकर बोली, अच्छा, वैसे सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था आपका। क्या कभी मेरी लाइफ में कोई ऐसा आएगा जो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार होगा? बन्ना अपने ख्याली पुलाव पकाने लगी थी, लेकिन उसकी इस बात से स्तुति के मन में फिर से श्लोक का ही ख्याल आया। स्तुति श्लोक के बारे में सोचने लगी कि कैसे वो बेबाक होकर यह बात करता है कि वो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन उसे छोड़ेगा नहीं। तभी बन्ना फिर से बोली, दीदू बताओ ना, क्या कोई आएगा ऐसा? स्तुति भी मस्ती करते हुए बोली, हाँ आएगा, जरूर आएगा, लेकिन तेरी हरकतें देखकर वो सबसे पहले दुनिया के बजाय तुझसे ही लड़ने लगेगा। और इतना कहकर वो हंसने लगी, और बन्ना मुंह खोलकर रह गई और बोली, हाँ, क्या लगता है आपको दीदू कि मैं लड़ाकू हूँ? लड़ाकू नहीं, बहुत ज्यादा लड़ाकू हो तुम। दुनिया से लड़कर तो शायद तुम्हारा बेचारा राजकुमार जीत भी जाए, लेकिन तुम्हारे साथ लड़ेगा तो सिर्फ हारना पड़ेगा। इतना कहकर वो हंसने लगी, और बन्ना आंखें छोटी करके उसे घूरने लगी। स्तुति को उसके रिएक्शन का पता शायद चल चुका था, इसलिए वो जल्दी से उठी और वहां से भागने की तैयारी करने लगी, और हाथ में तकिया लेकर बाहर को भागने लगी। और बन्ना भी एक तकिया लेकर उसके पीछे मारने को दौड़ी। दोनों सीढ़ियों से होते हुए नीचे हॉल में आ गईं, और बस आगे स्तुति और पीछे बन्ना, दोनों मस्ती करते हुए लड़ाई कर रही थीं। तभी उनकी मम्मी हॉल में सब्जी का थाल पकड़े हुए आईं और वहीं फ्रीज हो गईं, क्योंकि स्तुति बन्ना से बचते हुए उनके पीछे आकर उन्हें पकड़कर खड़ी हो गई, और बन्ना उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए उनके आगे आ गई, और वो बीच में फंस गई। बस वो बोली, अरे अरे, क्या कर रही हो तुम दोनों? ऐसे क्यों बच्चों की तरह भागम भाग लगा रखी है? स्तुति बोली, देखिए ना मम्मी, ये बन्ना यूं ही मेरे पीछे पड़ी हुई है। बन्ना मुंह खोलते हुए बोली, क्या मैं यूं ही आपके पीछे पड़ी हुई हूँ? पूरी बात बताओ ना मम्मी को। मम्मी, दीदू ना मुझे लड़ाकू बोल रही थी, और कह रही थी कि मेरा होने वाला पति मुझसे लड़ेगा तो उसे मुझसे बस हारना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे डरा कर रखूंगी। यह सुनकर उनकी मम्मी हंसने लगी, और साथ में स्तुति भी हंसने लगी और बोली, सही कहा ना मैंने मम्मी, यही होगा ना। मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं ना? ये इसी बात पर मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे मारने के लिए। बन्ना बोली, देखा आपने दीदू, मुझे अभी भी लड़ाकू कह रही हैं। क्या आपको भी मैं लड़ाकू लगती हूँ? मम्मी हंसते हुए बोली, अरे वो बस मजाक कर रही है बंधु, तू यूं ही गुस्सा कर रही है। तू जानती है ना तेरी बहन तुझसे कितना प्यार करती है। स्तुति मस्ती करते हुए बोली, मम्मी तुझे यूं ही हौसला दे रही है बंधु,
तू देख तो तेरी लड़ाकू वाली बात पर वो कैसे मुस्कुरा रही हैं। दीदू, वो स्तुति को तकिया मारने की कोशिश करते हुए बोली तो स्तुति भागकर जाकर सोफे पर बैठ गई और जोर से हंसने लगी। वंदना भी भागकर उसके पास चली गई और उसके पास जाकर बैठ गई और स्तुति ने उसकी तरफ देखा तो वो भी हाँफते हुए जोर से एकदम से हंसने लगी और फिर दोनों एक साथ अपनी हरकतों पर हंसने लगी और उन्हें देखकर मम्मी भी हंसने लगी और सर को दाएं बाएं हिलाने लगी। स्तुति ने वंदना की तरफ देखकर बाहें फैला दी और वो आकर उसके गले से लग गई। स्तुति उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे मेरी बंधु, मैं तो मजाक कर रही थी। भला मैं अपनी बंधु को लड़ाकू कैसे कर सकती हूँ। तुम तो हम सबकी जान हो और तुम्हारा राजकुमार सच में बहुत लकी होगा जिससे तुम मिलोगी। और मैं उसे साफ साफ कह दूंगी कि वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखे, नहीं तो मैं उसकी क्लास लगाऊंगी। वंदना उससे अलग हुई और बोली, हाँ, हम दोनों मिलकर उसकी खबर लेंगे और जब मेरे जीजू आपकी बात नहीं मानेंगे तब भी हम दोनों मिलकर उन्हें सबक सिखाएंगे। हम अच्छे से सेट करके रखेंगे दोनों को, है ना। यह बात सुनकर स्तुति फिर से अपनी सोच में गुम हो गई और फिर से श्लोक ही था इसका कारण। स्तुति को खोया हुआ देखकर बंदा ने उसे कंधे से हिलाया और बोली, क्या दीदू, आप कहाँ खो जाती हो। स्तुति मुस्कुराकर, कुछ नहीं बाबा, बस यूं ही। छोड़ वो सब और चल मम्मी की हेल्प करते हैं। इतना कहकर दोनों अपनी मम्मी की सब्जी काटने में हेल्प करने लगी और फिर खाना बनाने में। उधर श्लोक अपने ब्यूरो पहुंचा और वहां सबने उसे सैल्यूट किया और पूछा कि इतने दिन वो आया क्यों नहीं। तो श्लोक बोला, कुछ नहीं, बस कुछ जरूरी काम निपटाने थे इसलिए। खैर, जो कहा था वो किया तुम लोगों ने। हो सर, आपका काम कर दिया है हमने। वो दोनों उस रूम में है, कह रहे थे छोड़ने को। हाँ, वो तो कहेंगे ही, लेकिन छोड़ना है या नहीं ये मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। तो मैं कॉफ़ी मंगवाओ, मैं आता हूँ जरा उनसे मिलकर। क्या हुआ है सर, इन्होंने कुछ बड़ा क्राइम किया है क्या जो आप खुद जा रहे हैं खातिरदारी के लिए। वरना तो अब हम लोगों को ही कहते हैं निपटाने के लिए। एक जूनियर ने पूछा तो श्लोक बोला, हाँ, बहुत बड़ा क्राइम किया है और उसकी सजा मैं खुद दूंगा इन्हें। तुम काफी मंगवाओ। कहते हुए वो उस कमरे की ओर चल दिया जहाँ गौतम और उसके चमचे को रखा हुआ था। उस रूम का दरवाजा खोलकर श्लोक अंदर गया तो वहां वो दोनों चेयर पर बंधे हुए थे और श्लोक को देखते ही गौतम की आंखें बड़ी हो गईं और वो बोला, अच्छा, तो ये सब तेरा किया धरा है हीरो। तूने ही हमें यहाँ उठवा कर लाया है ना। श्लोक उनके सामने अपनी ऑफिस चेयर पर बैठकर पैर के ऊपर पैर रखते हुए बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, सही समझे हो, मेरे ही कहने पर यहाँ लाया गया है। वो क्या है ना, खातिरदारी में थोड़ी कमी पेशी रह गई थी वहां तुम दोनों की। तुम लोग जल्दी ही सो गए थे पेट भरकर, लेकिन मेरा मन तो भरा ही नहीं था। तो फिर सोचा यहाँ पर्सनली बुलाकर बाकी की खातिरदारी की जाए। कितने नेक विचार है ना मेरे। कहते हुए वो हंसने लगा और गौतम उसे घूर कर देखने लगा और बोला, बहुत स्मार्ट बन रहे हो ना। शायद जानते नहीं हो कि मेरा बाप कौन है। उसका चमचा बोला, हाँ, बॉस के पिताजी यहाँ के विधायक हैं। एमएलए का टिकट मिला है उन्हें और यहाँ उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता और तुमने उन्हीं के बेटे को उठवाने की हिम्मत की। इसकी सजा जानते हो। उसकी बात सुनकर श्लोक ने अपने माथे पर 2 उंगलियां फेरी और उठकर गौतम की चेयर के सामने आकर उसकी ओर झुककर दोनों हाथ हैंडल पर रखे और उसे घूरने लगा। गौतम उसके एक्सप्रेशन से डर गया और अपना थूक निकला। श्लोक की आंखों में इस वक्त गुस्से की ज्वाला वो साफ साफ देख रहा था, लेकिन फिर भी उसके अंदर का घमंड उसे झुकने से रोक रहा था शायद। वो अकड़ते हुए बोला, मुझसे पंगा बहुत महंगा पड़ेगा तुझे हीरो। जानता नहीं अभी मुझे। सुबह तुझे छोड़ दिया था क्योंकि लगा था कि अच्छे घर से लग रहे हो। बिना वजह तुम्हें ना घसीटूं इसमें, लेकिन तुम खुद ही उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए। और इतना सब निकलने की देर थी उसके मुंह से कि वो पीछे की दीवार से टकरा गया, पूरे जोर से, वो भी चेयर समेत, क्योंकि श्लोक ने चेयर को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो गौतम के साथ दीवार से जा लगी और उसका सर भी दीवार से टकराया और खून बहने लगा। वो कुछ समझ ही नहीं पाया। महेश भी अपने बॉस को देखकर डर गया था और डरी हुई निगाहों से श्लोक की तरफ देखा तो उसकी आंखों की लालिमा देखकर उसकी पैंट गीली हो गई। श्लोक ने उसे देखकर एक लुक दिया तो वो और घबरा गया। श्लोक बोला, घबराओ मत, अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया। पहले तुम्हारे बॉस से निपट लो, फिर तुम्हारे पास आता हूँ। इतना कहकर वो गौतम की ओर बढ़ा और जाकर उसके चेयर पर एक पैर रखकर उसकी ओर झुककर बोला, शुक्र मना कि अभी तक तेरी ये जुबान तेरे मुंह में मौजूद है, वरना जो बेहुदा बात तूने अभी
अपनी इस 2 कौड़ी की जीभ से की थी ना, उसके बाद तेरे मुंह में ना तो दांत बचते और ना ही ये तेरी 2 कौड़ी की जुबान। क्योंकि मेरी जान के लिए ऐसी घटिया बात कहना तो दूर, सोचने की भी जुर्रत नहीं होती आइंदा से। इस वक्त श्लोक की आंखों में दुनिया जहान का गुस्सा दिखाई दे रहा था। गौतम फिर भी बेशर्मी की हद पार करते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम्हारी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा मुझे हीरो, क्योंकि जो हाल तेरा है ना, भाई मेरा भी हुआ करता था कॉलेज टाइम में। अब इसमें तुम्हारा या मेरा भी क्या कसूर है? वो है ही ऐसी भला कि कोई भी दिल हार जाए उसके सामने। लेकिन मुझे मारने से कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। एक काम करते हैं जिससे तेरा भी फायदा हो और मेरा भी। दोनों के मजे ही मजे होंगे फिर। श्लोक उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो फिर से कोई बकवास करने वाला है। तो वो बस अपना गुस्सा कंट्रोल किए हुए था। गौतम बोला, एक काम करते हैं, दोनों मिलकर उसके मजे ले लेते हैं। आसानी से हाथ आने वालों में से नहीं है वो, लेकिन एक बार वो माल हाथ आ गया ना, तो बस मजे ही मजे फिर तो। बोलो क्या कहते हो? श्लोक ने अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली उसकी बात सुनकर, और फिर वही हाथ उसके मुंह पर इस कदर जड़ दिया कि उसे दिन में ही तारे नहीं बल्कि पूरा का पूरा सौरमंडल दिखाई देने लगा था। श्लोक उसके बाल पकड़कर कसते हुए बोला, मजे तो तुझे अभी दिला दूंगा, और वो भी ऐसे कि तेरी अंतरात्मा तक कांप जाएगी। आगे से किसी लड़की के लिए ऐसा सोचने से पहले ही, और ये सब तेरे दिमाग की डिक्शनरी में हमेशा के लिए मिट जाएगा। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी जान के लिए बकवास दोबारा करने की? पहले तो सोचा था कि गलती हुई है तो एक बार समझाकर छोड़ दूंगा, लेकिन तेरी इस घटिया पंथी के बाद तो अब तेरा वो हाल करूंगा कि तू खुद को पहचानना भूल जाएगा। इतना कहकर उसने उसे चेयर से नीचे गिराया, और वो जाकर पेट के बल जमीन पर गिर गया। श्लोक ने जाकर उसे फिर से बालों से पकड़कर खड़ा किया, और एक के बाद एक उसे घूंसे जड़ने लगा, कभी पेट में तो कभी चेहरे पर। इतना मारा कि वो अधमरा होने को था, लेकिन श्लोक रुकने को तैयार ही नहीं था। गौतम का स्तुति के लिए ऐसी बात करना काफी था, श्लोक के अंदर चल रहे ज्वालामुखी से लावा को बाहर आने को मजबूर करने को। कुछ तो स्तुति से दूर होने की तकलीफ थी, और कुछ उसका गुस्सा। और तकलीफ और गुस्सा जब मिल जाते हैं तो वो भयानक रूप ले लेते हैं, जिसमें जलने वाली आग में सब कुछ जलकर राख हो जाता है। श्लोक के साथ भी वही हो रहा था। वो अपनी तकलीफ किसी को बता नहीं पा रहा था, जो कि अब गुस्से में तब्दील होने लगा था। वो अकेलेपन की आग में झुलस रहा था, तो अपने अंदर का गुस्सा वो इस तरह से शायद शांत कर रहा था। और दूसरी बात, स्तुति के लिए तो वो ऐसी बातें बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। श्लोक का ये रूप और अपने बॉस की टूटी फूटी हालत देखकर महेश के पसीने छूटने लगे थे। श्लोक ने उसे इतना मारा कि उसे अब कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, और सुनाई भी नहीं। सब धुंधला होने लगा था। श्लोक के अंदर का गुस्सा जब कुछ शांत हुआ, तो उसने उसे गालों से पकड़ा और बोला, ये मार, याद रखना, बस आज के बाद मेरी जान के आसपास भी तेरा साया तक मुझे दिखाई दिया ना, तो तू इस दुनिया से गायब हो जाएगा, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। आई बात समझ में? इतना कहकर उसने उसे झटके से छोड़ दिया, और वो बेहोशी की हालत में फिर से जमीन पर जा गिरा। श्लोक ने महेश की तरफ देखकर अपनी दोनों उंगलियों को पहले अपनी दोनों आंखों के सामने और फिर उसकी ओर पॉइंट किया, और महेश उसका इशारा समझ गया, और हाँ में बस बच्चे की तरह मुंडी हिला डाली। श्लोक ने एक नज़र जमीन पर पड़े गौतम की तरफ डाली, और महेश से बोला, संभाल कर और समझा कर रखना अपने इस बॉस को, नहीं तो अगली बार तुम्हारा भी। इससे आगे वो कुछ नहीं बोला, लेकिन महेश समझ चुका था कि उसने फिर से हाँ में गर्दन हिलाई। और इतना कहकर वो बाहर निकल गया, और बाहर जाकर बोला, इन दोनों को हॉस्पिटल एडमिट करवा दो ले जाकर। इतना कहकर उसने टेबल पर पड़ी अपनी कॉफ़ी उठाई और चेयर पर बैठकर पीने लगा। सब लोग उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। श्लोक ने उनकी तरफ देखा तो वो अजीब नज़रों से उसे एक तरह से घूर रहे थे। श्लोक को कुछ समझ में नहीं आया। श्लोक उनकी नज़रों को देखकर आंखें छोटी करते हुए बोला, क्या है बे, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, जैसे मैं अभी रूम में से उन दोनों का रेप करके बाहर आया हूँ? नहीं, उससे भी बड़ा कांड किया है आपने तो। नीतीश बोला तो श्लोक उठते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, क्या कांड किया है मैंने? विनय, अच्छा, अब यह भी हमें बताना पड़ेगा? कांड आप करो और बताएं हम आपको। दूसरा बोला, और नहीं तो क्या, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं, जैसे चोर को चोरी करने के बाद भी ये पता नहीं होता कि उसने चोरी की है। वो यही कहता है कि मैंने नहीं की, खूनी खून करने के बाद कहता है मैंने क्या किया। वैसे ही हमारे भोले भाले बॉस को
ये नहीं पता कि इन्होंने क्या किया है। पहेलियां मत बुझाओ, तुम लोग साफ साफ बताओ क्या बोले जा रहे हो। श्लोक अपनी जगह से उठते हुए बोला, तो बिना अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए बोला, ठीक है तो साफ साफ आप बताओ, ये जान कौन है। इतना सुनने की देर ही थी, श्लोक ने अभी अभी जो सिर्फ कॉफी का मुंह में डाला था वो सीधे बिना के ही मुंह पर आकर पड़ा, और श्लोक को एक झटका लगा। कॉफी मुंह पर गिरने से सब जोर से हंस पड़े और बिना हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर भी अपनी बात पर कायम रहा और बोला, कोई बात नहीं, इतना शौक तो एक्सपेक्टेड था। खैर अब बताइए, कौन है ये जान। श्लोक झट से, कौन जान, कैसी जान, किसकी जान, क्या बोले जा रहे हो तुम, जाकर अपना काम करो। आजकल बहुत बातें आने लगी हैं तुम्हें। बिना अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, ठीक है फिर नहीं बताना तो हम भी आपका कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे। चलो भाई लोग अपना अपना एंजॉय करो। इतना कहकर वो सब चल पड़े, धीमे धीमे कदमों से चलने लगे ताकि श्लोक उन्हें रोक ले। एक बोला, क्या विनय भाई, आपका प्लान तो ठुस निकला। फिक्र मत करो, अभी आवाज आएगी। कि वो इससे आगे कुछ कहता कि उससे पहले ही श्लोक की आवाज आई, वहीं रुको। सबके सब वहीं जम गए और दांत दिखाने लगे, लेकिन फिर सब सीरियस होकर मुड़े और हाथ पीछे करके खड़े हो गए। श्लोक उनकी तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा तो सबके दिल धड़कने लगे कि कहीं उसके गुस्से का शिकारी ना हो जाए। मजाक तो कर दिया पर कहीं भारी ना पड़ जाए। श्लोक आया और बोला, तुम लोगों की भाभी। इतना सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे भूल गए थे कि श्लोक किस बारे में बात कर रहा है। श्लोक फिर से बोला, तुम लोगों की भाभी है मेरी जान। इतना सुनकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और सब श्लोक की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई एलियन हो और अभी अभी पृथ्वी पर लैंड किया हो। श्लोक बोला, ऐसे लुक्स देने की जरूरत नहीं है, सच कह रहा हूं मैं। लेकिन तुम लोग दरवाजे पर खड़े होकर मेरी बातें सुन रहे थे। अब वो हम लोग तो आपका एक्शन देखने के लिए वहां आए थे, लेकिन ये वाला टर्न तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आपने किसी लड़की की ही बात की है ना, क्या मतलब है तुम्हारा। श्लोक उसे घूरते हुए बोला, तो वो बोला, मतलब हमें यकीन नहीं हो रहा है ना कि आप ऐसी बात कर रहे हो। आप किसी लड़की को जान कहकर बुला रहे हो। क्या सच में कोई है जिसे आपने हमारी भाभी बनाने का सोचा है। श्लोक के दिमाग में एकदम से स्तुति की तस्वीर आ गई और उसी के साथ चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी, जिसे देखकर सब हक्के बक्के थे, क्योंकि ऐसी मुस्कुराहट उन्होंने आज तक श्लोक के चेहरे पर देखी नहीं थी। वो हमेशा फॉर्मली ही हंसता था, लेकिन आज वो ब्लश कर रहा था, जो उनके लिए एक शौक था। पुनीत बोला, बिना जरा मुझे चूंटी काटना। क्यों, बिना बोला तो वो बोला, क्योंकि यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं जो देख रहा हूँ वो सच है। मतलब हमारे पास मुस्कुरा रहे हैं वो शर्माते हुए, और ऊपर से किसी लड़की के लिए। अब ये सपना नहीं है, सच है। इतना कहकर उसने जोर से पुनीत के छूटी काट दी, जिससे वो चिल्लाया और अपना हाथ मलने लगा। श्लोक बोला, हाँ ये सच है एक लड़की जिसमें मेरी जान बसने लगी है एक लड़की जिसे मैंने तुम लोगों की भाभी बनाने का ख्वाब देखा है एक लड़की जो मुझे अपनी जान से भी प्यारी हो गई है एक लड़की जिसने मुझे मोहब्बत का एहसास करवाया है एक लड़की जिसमें मुझे मेरी दुनिया नजर आने लगी है। श्लोक अपनी ही लय में खोया हुआ बोले जा रहा था और सब उसके चेहरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि स्तुति की बात करते हुए श्लोक कुछ अलग ही हो गया था। वो वो श्लोक लग ही नहीं रहा था जो उनका बॉस था, क्योंकि उन्होंने आज तक उसका बॉस के हिस्से वाला रूप ही देखा था। यह साइड आज पहली बार आई थी उनके सामने। श्लोक विनय के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे खुद नहीं पता यार, कब वो मुझ में इस कदर बस गई है कि अब मैं खुद को तो भूल सकता हूँ, लेकिन उसे नहीं। कब उसने मुझ पर अपना जादू चलाया कि अब हर पल हर जगह उसके होने का एहसास दिलाता है। उसका एहसास और प्यार मुझ में इस तरह रम गया है कि अब तो सिर्फ मौत ही मुझे उससे अलग कर सकती है। इतनी मोहब्बत हो गई है उससे कि उसके बिना यह जिंदगी बेमतलब लगती है। लगता है कि अगर वो नहीं मिली मुझे तो मैं ना जी पाऊंगा और ना मर पाऊंगा। मेरा प्यार, मेरा जुनून, मेरा इश्क, मेरी दीवानगी, सबका एक ही नाम है अब, और वो नाम है स्तुति। और उधर जैसे ही श्लोक ने स्तुति का नाम लिया, वैसे ही खाना खा रही स्तुति को कुछ अजीब सा फील हुआ, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वो आसपास देखने लगी, लेकिन उसे पता था कि यहाँ तो कोई नहीं है। फिर ये एहसास क्यों हुआ उसे। दिल जोर से धड़क उठा था, सांसें तेज हो गई थी। खाना खाते हुए वो एकदम फ्रीज हो गई। बंदा ने देखा तो उसे हिलाते हुए बोली, क्या हुआ दीदू, कहाँ खो गई आप।
स्तुति होश में आई और बोली, कुछ नहीं वो बस पेट भर गया मेरा। इतना कहकर उठी और यह कहकर वहां से रूम में चली गई कि उसे बहुत नींद आ रही है। वंदना हैरानी से बोली, दीदू को क्या हुआ? शाम से कह रही थी उनकी फेवरेट सब्जी है तो आज जी भरकर खाएंगी और अभी इतनी जल्दी पेट भी भर गया। बेटा थक गई होगी आज शाम तक, तो शॉपिंग के चक्कर में बाहर रही है तो बस नींद आ रही होगी। सब तेरी तरह भूखड़ थोड़ी होते हैं जो बिना ब्रेक खाते रहें। अब तो वो आज कितनी रिलैक्स लग रही थी। सब ठीक है, तू अपना दिमाग ज्यादा मत चला और चुप करके खाना खा, समझी? मम्मी ने कहा तो बंदा मुंह बनाकर खाना खाने लगी और पापा मंद मंद मुस्कुराने लगे। स्तुति अपने रूम में गई और जाकर सीधे खिड़की खोलकर बालकनी में खड़ी हो गई। शायद वहां उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता था। वो आसमान की तरफ देखने लगी जहां आज चांद बादलों के साथ अटखेलियां कर रहा था। कभी वो बादलों के बीच में छुप जाता तो कभी बाहर आ जाता और कभी तो बादलों के बीच में से झांकने लगता। स्तुति उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम भी मेरे साथ ये लुका छिपी का खेल खेलोगे जैसे मेरा ये दिल खेलता है मेरे साथ? हाँ, ये तो कभी मेरी समझ में ही नहीं आता है। हमेशा जो मैं महसूस नहीं करना चाहती ये वही करता है। मेरी मर्जी के मुताबिक कभी नहीं चलता। हर पल बस एक ही बात को घुमाता रहता है दिमाग में। जिससे मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती या उसकी तरफ झुक रहा है, और जिससे मैं रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ उसका एक ख्याल तक नहीं आता है इसे। तुम ही बताओ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ऐसा? उससे क्या पूछ रही हो, अपने दिल से पूछो ना। यह आवाज कानों में पड़ते स्तुति की आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपनी साइड की तरफ नजर घुमाई तो अपने ठीक साइड में रेलिंग से टिककर खड़ा हुआ श्लोक दोनों हाथ बांधे खड़ा था और बड़े प्यार से उसे ही निहार रहा था। स्तुति एक कदम पीछे हटने को हुई तो श्लोक ने झटके से उसके हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसकी कमर पर हाथ रख लिया। स्तुति एकदम स्तब्ध रह गई और धड़कन तो बहुत ही तेज हो गई। वो हैरानी से बस श्लोक को देखे जा रही थी जो अभी भी उसे उतने ही प्यार से निहार रहा था। वो उससे दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। और तुम यहाँ कैसे आए? जाओ यहाँ से। श्लोक उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे यहाँ आने के लिए किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है जान, क्योंकि मैं तो वहाँ हूँगा जहाँ तुम होगी। क्योंकि मैं तुमसे अलग थोड़ी हूँ, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। इसलिए जहाँ तुम वहाँ मैं। वैसे एक बात कहूँ, मानो या ना मानो, तुम्हें भी यह एहसास होने लगा है कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो। तुम्हें मुझसे मोहब्बत होने लगी है ना? मेरा इश्क तुम्हें अपने रंग में रंगने लगा है ना? बताओ ना जान। स्तुति दूसरी तरफ चेहरा करते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्यार व्यार नहीं है मुझे तुमसे। सोच लो जान, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला ना तो मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। स्तुति उसे घूरते हुए बेपरवाही से बोली, दे तो जान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है तुमसे, समझे? श्लोक रेलिंग को पकड़कर बोला, एक बार और सोच लो जान। एक बार चला गया ना तो कभी वापस नहीं आऊंगा। स्तुति ने कोई जवाब नहीं दिया, बदले में मुंह फेर लिया। तो श्लोक बोला, गुड बाय जान। इतना कहते ही वो वहां से कूद पड़ा और जैसे ही स्तुति ने यह देखा तो उसकी एकदम से चीख निकल गई। वो नीचे देखने लगी इधर उधर, लेकिन उसे श्लोक दिखाई नहीं दे रहा था कहीं भी। वो भागते हुए नीचे की तरफ जाने लगी। दिल की धड़कन जैसे थमसी गई थी। माइंड ब्लैंक हो चुका था। पैर कांपने लगे थे यह सोचते ही कि श्लोक वहां से कूद चुका था। उसने जल्दी से मेन गेट खोला और बाहर आई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। वो हैरान थी कि आखिर अभी तो उसने देखा था श्लोक को, अभी कहाँ गया? वो धीरे से बोली, कहाँ हो? बाहर आओ प्लीज। ठीक हो ना? ऐसे क्यों कूद गए अचानक से? बाहर आओ, कहाँ हो? लेकिन ना तो कोई आवाज आई और ना ही कोई बाहर आया। वो लगभग रो पड़ी थी, लेकिन कोई होता तो आता ना, क्योंकि यह तो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। श्लोक तो वहां था ही नहीं। और जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि यह सब वो एक सपना ही देख रही थी, वो वहीं जमीन पर बैठ गई, खुद की बेवकूफ़ी को सोचते हुए। उसे शायद अब एहसास हो रहा था कि श्लोक के लिए उसके मन में कुछ तो है, वरना यह ख्याल उसे मोक्ष के लिए कभी क्यों नहीं आया। वो वहां से खुद को संभालते हुए उठी और वापस दरवाजा बंद करके अपने रूम में चली गई। रात थी तो किसी को कुछ पता नहीं चला। दिन होता तो वो क्या जवाब देती सबको, वो यही सोच रही थी। वापिस आकर वो अपने रूम में गई और अपने फ़ोन में श्लोक के उस दिन भेजे हुए मैसेज को देखने लगी।
और फिर उसका ध्यान उसकी प्रोफाइल पिक्चर पर चला गया तो उसने उसे जूम करके देखा। श्लोक ने उसमें ब्लैक कलर का कोट पहना था और वो एकदम हैंडसम लग रहा था। आज पहली बार स्तुति ने उसे ध्यान से देखा था, वो भी फोटो में। आज उसे एहसास हो रहा था कि जो लड़का खुद इस काबिल है कि उसके पीछे हजारों लड़कियां हंसते हुए जान भी दे दें, वो उस पर किस कदर मरता है। उसकी फोटो देखते हुए उसके दिल की धड़कनें फिर काबू से बाहर होने लगीं। उसे श्लोक के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। उसका अपने प्यार का इजहार करना, उसे पैम्पर करना और उसे स्पेशल फील करवाना, उसे आज अपने प्यार पर गुमान सा हो रहा था। जाने कि उसके हाथ खुद ब खुद बढ़े और देखते देखते श्लोक को कॉल लगा दी। उधर श्लोक अपनी पलटन से बात कर रहा था कि उसका फ़ोन बज पड़ा। उसने जैसे ही स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा नाम पढ़ा तो उसकी आंखें हैरानी से लगभग फट गईं। श्लोक स्तुति का नाम पढ़कर हक्का बक्का रह गया और बार बार अपनी आंखें मलकर स्क्रीन की तरफ देखने लगा। विनय बोला, क्या हुआ? अब आप पूरी बात तो बताइए। हम भी तो जाने आखिर कि हमारे खड़ूस बाज का दिल कैसे मोम हुआ किसी के लिए। श्लोक उठते हुए बोला, 1 मिनट, मैं बाद में बताता हूँ सब। अभी एक जरूरी कॉल आ रहा है। इतना कहकर वो बाहर की तरफ चल पड़ा और सब उसका मुंह देखते रह गए। श्लोक को तो बस जल्दी से बाहर जाकर फोन पिक करना था कि कहीं कट ना जाए और वो स्तुति से बात करने का मौका ना खो दे। इसलिए वो बाहर आया और जल्दी से फोन उठाया और बोला, हेलो। श्लोक की आवाज़ सुनकर तो स्तुति की हार्ट बीट बुलेट ट्रेन से भी तेज चलने लगी। वो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। स्तुति की आवाज़ न सुन पाने की वजह से श्लोक फिर से बोला, हेलो, कुछ बोलो ना जान। बस अब तो और सुन पड़ गई स्तुति। वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर धीरे से बोली, हेलो। स्तुति की आवाज़ सुनकर श्लोक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो आगे बोला, कैसी हो? ठीक हूँ, बस मेरा हाल चाल नहीं पूछोगी? स्तुति धीरे से, कैसे हो आप? आप शब्द पर स्तुति के मुंह से सुनकर श्लोक थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि स्तुति हमेशा उसे तुम कहकर बुलाती थी और वो भी हमेशा सिर्फ गुस्से में। तो आज कुछ अलग ही लगा उसे ये सुनकर। वो मुस्कुराते हुए बोला, अभी तक तो सिर्फ ठीक था, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया हूँ। स्तुति को आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले, तो वो चुप हो गई। श्लोक ये जानता था कि वो ऑकवर्ड फील कर रही है, इसलिए वो खुद ही बोला, कुछ काम था क्या? स्तुति ये सुनकर सोच में पड़ गई कि अब क्या बोले, क्योंकि पता तो उसे खुद नहीं था कि उसने आखिर फ़ोन किया किस लिए है। वो हकलाते हुए बोली, मैं बस वो श्लोक बोला, बस बस जान, कोई बहाना नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, मैं समझ गया। क्या क्या समझ गए? यही कि तुमने फ़ोन मुझसे बात करने के लिए किया है ना? नहीं, वो मैंने इसलिए किया कि मुझे कोई काम है। स्तुति झट से बोली तो श्लोक भी उसकी जल्दीबाजी देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वो बोला, अच्छा ठीक है, फिर बताओ क्या काम है? अब क्या कहना है, यह स्तुति को पता नहीं था। वो जल्दीबाजी में बोल पड़ी, वो मुझे आपसे मिलना है। यह सुनकर तो मानो श्लोक को बड़ा झटका लगा हो बिजली का। वो हैरानी से बोला, क्या सच में तुम मुझसे मिलना चाहती हो? हाँ बोलो ना, कब आऊँ? कहो तो अभी आऊँ। स्तुति को अब रियलाइज हुआ कि उसने जल्दीबाजी में क्या कह दिया है। वो पहले तो मना करने को हुई, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए बोली, अभी नहीं, कल। कल? ठीक है, फिर कल तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं, कर लूँगा। ये बताओ, खाना खा लिया तुमने? हाँ, वो बस इतना ही बोल पाई। श्लोक बोला, वैसे मिल कहाँ रहे हैं हम? वो इतना कहकर वो चुप हो गई, क्योंकि उसने कुछ सोचा तो था ही नहीं। तो श्लोक खुद ही बोला, चलो मैं ही बता देता हूँ, महादेव के मंदिर में मिलें, जहाँ तुम रोज सुबह जाती हो। यह सुनकर स्तुति हैरान हो गई, तो उसके कुछ पूछने से पहले ही श्लोक बोला, हैरान मत होना, अब मुझे कैसे पता चला, यही सोच रही हो ना? तो बस इतना जान लो कि तुम्हारी परछाई तक की खबर रखता है ये श्लोक उपाध्याय। क्योंकि हर वक्त भले ही तुम्हारे पास नहीं हो सकता मैं, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है मेरे लिए, इसलिए सब पता है मुझे। स्तुति को पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बात सुनकर स्तुति को अच्छा लगा था। वो बस धीरे से बोली, ठीक है, रखती हूँ, बाय। श्लोक मुस्कुराते हुए, ठीक है, बाय, ध्यान रखना अपना, और कल मिलते हैं, इंतजार रहेगा मुझे कल का। उसके इतना कहते ही स्तुति ने कॉल कट कर दी और सोचने लगी कि अभी अभी क्या हुआ। यह सब उसने सोचा तो था ही नहीं। फिर वो इतना सोच ही रही थी कि उसका फ़ोन
फिर से बजने लगा। देखा तो श्लोक ही था। उसने कॉल उठाई और श्लोक झट से बोला, सॉरी, दोबारा कॉल किया। एक बात कहना भूल गया था, कल आओगी तो येलो कलर का सूट पहन कर आना प्लीज। स्तुति कुछ बोलने को हुई कि श्लोक बोला, अच्छा चलो ठीक है, अब तुम आओ, जाओ, बाय। इतना कहकर उसने झट से फोन काट दिया। स्तुति को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। श्लोक ने फोन को कान से हटाया और कुछ सेकंड के लिए मुस्कुराते हुए निहारने लगा, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि जो आज हुआ वो सच है। और यह एहसास होते ही उसने फोन को अपने होठों से लगा लिया और फिर सीने से। वो अपने ही ख्यालों में गुम था, इस बात से अनजान कि कुछ जोड़ी आंखें उसे गिद्धों की तरह ताड़ रही थी। तभी उसकी पूरी मंडली ने आकर उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया और जोर जोर से गाना गाने लगे। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, हाय दिल कहे हाय, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, हाय दिल कहे हाय, कोई ये बताए क्या होगा। वो बार बार जोर जोर से ये लिरिक्स गाने लगे और चिल्लाने लगे। श्लोक हैरानी से उन्हें देखने लगा कि इन सबको अचानक से क्या हो गया है। वो लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर बिना ने दूसरा गाना शुरू कर दिया, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, है ये प्यार सजना दिलदार सजना। उसके साथ बाकी सब भी लगे पड़े थे। उनके काफ़ी देर तक नौटंकी करने पर जब श्लोक इरिटेट हो गया तो वो ज़ोर से चिल्लाया, जस्ट स्टॉप इट। तब जाकर सब एकदम से डर के मारे रुके। उधर सिविल हॉस्पिटल के बेड पर एक लड़का लेटा हुआ था और काफ़ी चोटें लगी हुई थी उसे। पूरे शरीर पर पट्टियां ही पट्टियां बंधी हुई थी और उसके पास टेबल पर उसके पिता बैठे थे। वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेर रहे थे और आंखों में आंसू थे उनके, क्योंकि अभी तक वो बेहोश था। उस लड़के को डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और बोले, चिंता मत कीजिए आप सर, अभी बस आधे घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। खून ज़्यादा बहने के कारण कमजोरी है, लेकिन ठीक हो जाएंगे जल्दी ही। वो बोले, हाँ डॉक्टर हाँ, ठीक तो ये हो जाएगा। आखिर बेटा किसका है, लेकिन एक बात इसके उठते ही पक्की हो जाएगी कि अब वो ठीक ना हो सकेगा। जिसने हमारे बेटे की ये हालत करी है, कतई नहीं छोड़ेंगे हम उस हराम के पिल्ले को। मारे गौतम बिटवा को हाथ लगाने की उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। वो बहुत गुस्से में ये सब बोल रहे थे। शायद महेश ने उन्हें सब बता दिया था, क्योंकि महेश की हालत तो फिर भी गौतम से बेहतर थी, इसलिए वो उनको सब बताने के काबिल था तो वो भी हॉस्पिटल के बेड पर ही। तभी उनका पास में खड़ा पीए बोला, विधायक जी चिंता मत कीजिए आप, हमारे लल्ला को कुछ नहीं होगा। अरे होगा तो अब उससे कमलेश, जिसने मारे गौतम को अपने बंगले के मखमली बिस्तर छोड़कर इस बेड पर लेटने को मजबूर किया। उसकी ऐसी हालत करेंगे हम कि उसकी साथ पुश्तें भी हमारे नाम से कांपने लगेंगी। कमलेश तुम एक काम करो। इतना कहकर उन्होंने अपने पीए से कुछ करने को कहा, जिस पर उसने भी हामी भरी। उधर श्लोक जब जोर से चिल्लाया तो सब वहीं के वहीं स्टेचू हो गए। श्लोक बोला, बंद करो अपनी ये नौटंकी, क्या लगा रखा है कब से। नीतीश श्लोक के सामने आकर बोला, भाई जो आप चोरी चोरी कर रहे हैं और हमें बता भी नहीं रहे हैं। अच्छा क्या कर रहा हूँ मैं। इतना कहकर श्लोक ने अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए और एक कोड लुक दिया, जिससे नीतीश बेचारा डर गया और विनय के पीछे छुप गया और उसके कंधों से साइड से छुपकर देखने लगा। श्लोक बोला, चल अब बताना क्या किया है मैंने, अब क्यों छुप रहा है तू। कुछ कुछ नहीं बॉस, मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए। वो डरते हुए बोला तो विनय बोला, आप उसे क्यों डरा रहे हैं, सही कहा है उसने। आप बताइए, आप अभी क्या कर रहे थे फोन के साथ, अभी अभी। क्या क्या कर रहा था मैं, बताओ। श्लोक रौबदार तरीके से बोला, क्योंकि उसे पता था कि उसकी कड़क आवाज़ सुनकर कोई आगे से बोलेगा नहीं उसके। लेकिन आज तो वो सब भी शायद अपना सब डर भूल गए थे। आज वो पूरे मूड में थे अपने बॉस की क्लास लेने के लिए। बिना बिना डरे बोला, आप फ़ोन को अपने सीने से लगा रहे थे और उसे किस कर रहे थे, क्यों भला। वो तो वो एक श्लोक से कुछ बोलने को नहीं हो रहा था तो बिना बोला, क्या वो लगा रखा है, साफ साफ बताइए ना कि अभी अभी हमारी भाभी का फ़ोन आया था, इसलिए आपके तेवर बदल गए थे एकदम से, और आप हमसे तो ऐसे छुपा रहे हैं, हमसे जैसे हम आपकी सौतने हैं जो आपकी खुशी में खुश नहीं होंगे। श्लोक बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग कुछ भी सोच रहे हो असल में। इतना कहकर उसने एक ठंडी आह भरी और बोला, ठीक है,
मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। असल में मैंने तुम लोगों को अभी अभी जो कहानी सुनाई वो मैंने खुद से बनाई थी। एक्चुअल में यह वही लड़की है जिसे तुम लोग मेरे कहने पर किडनैप करके लाए थे। याद है वो मोक्ष खन्ना की मंगेतर? रोमियो बोला, हाँ बॉस याद है। कैसे भूल सकते हैं हम, और खासकर मैं तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकता, क्योंकि उसने मुझ पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी। बिना हैरानी से, क्या जान लेने की कोशिश की? वो कैसे? अरे भाई, मेरे सर पर फ्लावर पार्ट से हमला करने वाली थी वो, जब मैं बॉस के कहने पर उसे खाना देने गया था। मुझे पता है कैसे उससे खुद को बचाया मैंने। इतना सुनकर सब हंसने लगे और बिना बोला, अबे जितनी तेरी बॉडी है ना, उस हिसाब से तुझे कुछ नहीं होता एक फ्लावर पॉट से। हाँ, बेचारा पॉट जरूर भगवान को प्यारा हो जाता। उसकी बात पर रोमियो ने मुंह बना लिया। श्लोक बोला, हाँ भाई, है ये लड़की जिसे मैं प्यार करता हूँ। इतना सुनते ही सबकी आंखें फटने को तैयार हो गईं और मुंह भी खुले रह गए। नीतीश बोला, क्या कह रहे हो आप बॉस? क्या सच में आपको उसी लड़की से प्यार हो गया जिसे आप सिर्फ अपना बदला लेने के लिए लेकर आए थे? हाँ, सच है यही। मुझे उसी से मोहब्बत हो गई है जिसे मैं अपनी नफरत निकालने का जरिया बनाने चला था। और मोहब्बत हुई भी तो ऐसी कि अब एक पल भी मुझे उसके बिना गवारा नहीं है। उसकी मोहब्बत मेरे लिए जीने की एकमात्र वजह बन गई है। लेकिन वो आपको मिल मेरा मतलब है कि वो तो उस मोक्ष खन्ना की मंगेतर है ना। तो आप मतलब? विनय को समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी बात कैसे रखे। उसकी विडंबना समझते हुए श्लोक हल्का सा मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, और तुम्हारा यह सोचना सही भी है। लेकिन पता नहीं क्यों दिल इस बात को समझता ही नहीं है। फिर उसने उन लोगों की सगाई वाली बात और वो सभी बातें समझाई जो उसने उन लोगों से छुपाई थी अब तक। सारा सच सुनने के बाद रोमियो बोला, बॉस मुझे लगता है कि वो भी आपसे प्यार करती है। तभी तो आपके पास होने से उसे सुरक्षित महसूस होता है, क्योंकि लड़कियां कभी भी ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं करती जिनकी नियत पर उन्हें जरा भी शक होता है। श्लोक मुस्कुराया और बोला, काश तुम्हारी यह बात सच होती रोमियो, तो तुम्हारी कसम से इस दुनिया की सारी खुशियां ना उसके कदमों में बिछा दूं तो कहना। नीतीश बोला, अगर ऐसा कुछ हुआ ना बॉस, तो कसम से हमसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, क्योंकि आपके मुंह से पहली बार हमने ये प्यार मोहब्बत की बात सुनी है। तो हम सब चाहते हैं कि आपको आपके हिस्से की सारी खुशियां मिले। श्लोक उसकी बात पर मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे पता है तुम लोग मुझे खुश देखना चाहते हो, और मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। पहले लगता था कि उसे जबरदस्ती अपना बना लूंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। अब लगता है कि मोहब्बत से उसे जीतूं। वैसे उसने पता नहीं क्यों मुझे कल मिलने के लिए बुलाया है। रोमियो जल्दी से बोला, वाह बॉस, फिर हम भी आपके साथ चलेंगे। हम भी अपनी होने वाली भाभी के दर्शन करना चाहते हैं। श्लोक बोला, अबे ओए, मैं वहां बारात लेकर नहीं जा रहा अभी। मैं अकेला जाऊंगा। तुम लोगों को साथ देकर कहीं वो भाग गई तो? नहीं नहीं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं अकेला जाऊंगा। लेकिन बॉस, आपकी सेफ्टी के लिए हमें चलना होगा। मैं खुद की रक्षा कर सकता हूँ, समझे? पर कोई परवाह नहीं। अब नो मोर बहस। चलो चलकर तुम लोग खाना खाओ। उसने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया और सब चुप भी हो गए उसकी बात पर। तभी श्लोक का फोन बजा। श्लोक का फोन बजा तो वो देखते ही बोला, लो, आज तो मेरी पिटाई पक्की। क्यों बॉस, क्या हुआ? किसका फोन है? और हमारे रहते कौन आपको पीट सकता है भला? अरे मेरी माँ का फोन है। आज सुबह से घर से निकला हूँ और उनको कॉल भी नहीं किया एक बार भी, और ऊपर से इतनी रात हो गई है। चलो, कोई तो है जिससे हमारे बॉस डरते हैं, वरना तो इन्हीं से हम सबको डरना पड़ता है। रोमियो हंसते हुए बोला। तो श्लोक उसे घूर कर देखने लगा और बाकी सब हंसने लगे। श्लोक ने उन्हें चुप रहने को बोला और साइड में जाकर फोन उठाया। फोन उठाते ही उसकी माँ बोली, माना कि काम तेरे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या तेरी सेहत और तेरी माँ का तुझे जरा भी ख्याल नहीं है? सुबह से घर से निकला है तू, और रात के 12 बजने को आ गए हैं, लेकिन तू अभी तक घर नहीं आया है। श्लोक उन्हें मनाते हुए बोला, अरे मेरी प्यारी माँ, आई नो कि आज जरा ज़्यादा लेट हो गया, लेकिन आज काम कुछ ज़्यादा था, इसलिए बस अभी निकलने ही लगा था कि आपका फ़ोन आ गया। और हाँ, मेरी माँ का ख्याल हमेशा रहता है मेरे दिल में, मैं चाहे काम पर हूँ या घर। तो यह बात आगे से मत कहना आप कभी भी कि मुझे आपका ख्याल नहीं है, नहीं तो आपसे नाराज हो जाऊंगा मैं।
वो थोड़ा बच्चों की तरह रूठते हुए बोला तो उसकी माँ हंसने लगी और बोली, बातों में तो तुझसे कोई नहीं जीत सकता है। चल अब जल्दी से खाना खा ले, अभी तक मैंने भी खाना नहीं खाया है। इतना कहकर उन्होंने झट से फ़ोन काट दिया, क्योंकि अगर नहीं काटती तो श्लोक उन्हें फ़ोन पर ही सुनने पड़ जाते। श्लोक फ़ोन की तरफ देखने लगा और उसने अपना सिर हिलाया और सभी को बाय बोलकर घर के लिए निकल गया। उधर स्तुति बिस्तर पर लेटे हुए बस यही सोचे जा रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने श्लोक को फ़ोन किया और क्यों उसे अब उससे बात करके एक सुकून का एहसास हो रहा है। यह बात वो समझने की कोशिश कर रही थी। इसी कश्मकश में वो सोचते सोचते सो गई। श्लोक घर आया और पहले तो माँ को लेक्चर दिया खाना ना खाने की वजह से, और फिर दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया और फिर अपने अपने रूम में जाकर सो गए। सुबह हुई और स्तुति उठकर नहा धोकर नीचे आई। मंदिर में आरती करने के बाद किचन में नाश्ते की तैयारी करने लगी, सबके उठने से पहले ही। आज वो बिल्कुल अपनी पहले जैसी रूटीन के हिसाब से काम कर रही थी। उसकी मम्मी उठकर आई और ये देखकर पहले तो हैरान हुई और फिर खुश भी। वो किचन में आई और उसे पीछे से हक करते हुए बोली, अरे वाह, आज तो मेरी मॉर्निंग सच में गुड हो गई है। आज मेरी बेटी पहले की तरह अपनी ड्यूटी संभाल रही है, और ऊपर से इतनी कमाल की खुशबू। क्या जादू चला रही है तू किचन में? वैसे मुझे पहले बता देती तो मैं थोड़ा और सो लेती। स्तुति उनके हाथों पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं मम्मी, आप अभी जाकर सो जाओ। जब सब कुछ बन जाएगा तो मैं आप सभी को उठा दूंगी, और आज सभी की फेवरेट एक एक डिश बना रही हूँ मैं। मम्मी बोली, नहीं बेटा, मैं तो मजाक कर रही हूँ। चल मैं 5 मिनट में आई, फिर तेरी हेल्प करती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई, स्तुति के कुछ भी कहने से पहले ही। स्तुति मुस्कुराकर फिर से अपना काम करने लगी। मम्मी तैयार होकर आ गई और स्तुति की हेल्प करने लगी। दोनों ने मिलकर जल्दी ही सारा खाना बना लिया, और तब तक बन्ना और उसके पापा भी उठकर आ गए थे। वो दोनों बस आकर नवाब लोगों की तरह टेबल पर बैठे और नाश्ते का इंतजार करने लगे। जब स्तुति को खाना लाते देखा तो उसके पापा बहुत खुश हुए और बन्ना भी मुस्कुराने लगी। मम्मी बोली, आज सारा नाश्ता हमारी स्तुति ने बनाया है, फिर तो आज नाश्ते का मज़ा दोगुना हो जाएगा। उसके पापा मुंह संभालते हुए बोले, और बन्ना भी बोली, हाँ पापा, आज कितनी देर बाद नाश्ता करने का मज़ा आने वाला है। दोनों की बातें सुनकर मम्मी दोनों को घूर कर देखने लगी, जिससे वो दोनों समझ गए और बात को टालते हुए बोले, हमारा मतलब है कि आज मज़ा आ जाएगा। मतलब पहले भी आता था, लेकिन आज पहले से ज़्यादा आएगा। मतलब वो दोनों अपनी अपनी बात क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, और ये देखकर स्तुति और मम्मी जोर से हंसने लगी, और अपने दोनों का मजाक उड़ाते देखकर वो दोनों भी खिलखिलाकर हंसने लगे। फिर सबने मिलकर नाश्ता किया और स्तुति यूं ही छोटे मोटे काम करने लगी घर के। सुबह से दोपहर हुई और फिर शाम भी। वो बैठकर बन्ना के साथ बातें कर रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने उठाया और देखा तो फ़ोन श्लोक का था। यह देखकर वो हैरान हुई और साथ ही थोड़ा डर सा भी गई। उसने फ़ोन बजने से साइड जाकर फ़ोन उठाया और तभी श्लोक बोला, हेलो। स्तुति भी बोली, हेलो, तैयार हो गई हो क्या तुम? नहीं, नहीं तो अभी तो हो जाओ ना, मैं भी बस निकलने ही वाला हूँ। हाँ, स्तुति बस इतना ही बोल पाई तो श्लोक बोला, क्या हुआ? क्या तुमने अपना इरादा बदल दिया? नहीं मिलना चाहती क्या मुझसे अब? यह बात कहते हुए श्लोक की भी आवाज में मायूसी छलक रही थी, और श्लोक की इतना कहते ही स्तुति झट से बोल पड़ी, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस यूं ही। श्लोक उसकी घबराहट देखकर थोड़ा मुस्कुराया और फिर बोला, याद है ना मैंने जो कहा था, येलो कपड़े पहनकर आना, मेरा फेवरेट कलर है, और मैं तुम्हें अपने फेवरेट कलर के कपड़ों में देखना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज। उसके इतना कहते स्तुति ने फोन सिर्फ हाँ कहकर काट दिया, और श्लोक ने फोन को पहले चूमा और फिर जोर से चिल्लाया, यस यस यस, और फिर तैयार होकर अपने कपबोर्ड की तरफ बढ़ा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।